हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूपी जीके, जिसमें हम लोग कवर करेंगे पूरा यूपी का जीके, जिसमें शामिल होगा ज्योग्राफी यूपी की, हिस्ट्री, जितना भी ऐतिहासिक परिचय है वो हम लोग जानेंगे। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, जैसे कि यहाँ की नदियाँ हैं, झीलें हैं, सिंचाई परियोजनाएँ, मिट्टी और खनिज संपदा जितनी भी है, यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जनसंख्या और यहाँ की जनजातियाँ जो हैं, उद्योग धंधे, कला एवं संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, खेलकूद और जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ के व्यक्तित्व हैं। जो कुछ भी यूपी जीके में पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में, राज्य स्तरीय परीक्षाएं हों या फिर जहाँ कहीं भी आपका यूपी जीके का कंटेंट आता है, वहाँ के लिए आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो हम लोग इस सीरीज़ में पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे, टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे हर एक क्लास में। सारी क्लासेस आप कंप्लीट करिएगा। ये हमारी पहली क्लास है और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश के भूगोल से, यानी कि यूपी की ज्योग्राफी से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास को। किसी भी क्षेत्र को जानने के पहले हमें सबसे पहले उसकी ज्योग्राफी को जानना चाहिए, क्योंकि लोकेशन हमें पता चलती है कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं। उसके अकॉर्डिंग हम हिस्ट्री से उसको रिलेट भी कर सकते हैं और आसानी से वहाँ की पॉलिटी, इकोनॉमिकल कंडीशंस, सारा कुछ हम वहाँ का जान सकते हैं। एनवायरनमेंट से रिलेटेड फैक्ट्स जानने के लिए भी हमारा जो ज्योग्राफी होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग करेंगे आज ज्योग्राफी से। उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी हम लोग यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ पर पढ़ने चाहिए। उत्तर प्रदेश का जो ज्योग्राफिकल डिवीज़न है, यानी कि भौगोलिक विभाजन जानने के पहले हमें जानना होगा कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती हैं और उत्तर प्रदेश का मैप कैसा दिखता है। आप ये फिगर में देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से हमारा यूपी का मैप है। और यहाँ हम लोग स्टार्टिंग करते हैं बिल्कुल टॉप से। देखिए, सहारनपुर ज़िला आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बॉर्डर लगती है हिमाचल प्रदेश से। इधर हरियाणा से बॉर्डर लगती है बागपत, शामली, सहारनपुर की। उसके बाद उत्तराखंड से बॉर्डर जिन जिन स्टेट्स, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स की लगती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए, नेपाल से 7 जिले बॉर्डर बनाते हैं। ये रहा पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये एरिया आपका बिहार का है और बिहार से भी कई सारे डिस्ट्रिक्ट की जो बॉर्डर है वो शेयर होती है। इसी के साथ साथ नीचे आ जाता है आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ और इधर मध्य प्रदेश। सोनभद्र एक ऐसा जिला जिसकी सीमा जो है वो 4 राज्यों से लगती है। यहाँ पर जो सोनभद्र जिला है वो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश 4 स्टेट से बॉर्डर बनाता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ से केवल बॉर्डर बनाने वाला जो स्टेट है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, वो है सोनभद्र। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश से सोनभद्र भी बनाता है, मिर्ज़ापुर है, प्रयागराज है, चित्रकूट है, बांदा है, हमीरपुर की भी थोड़ी सी बॉर्डर लगती है, महोबा, झांसी और ललितपुर। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं जालौन भी है, इटावा है और इसी के साथ साथ ये आगरा भी लगता है यहाँ पर। और राजस्थान से 2 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वो बॉर्डर बनाते हैं, मथुरा और आगरा। इसी के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं ये दिल्ली से भी लगा हुआ है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत। तो इस तरीके से आप मैप में देख करके आसानी से अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट यूपी के हैं जो अदर स्टेट से बॉर्डर बनाते हैं। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर, तो जो नेपाल है वो हमारा वो दूसरा कंट्री है, इसलिए ये इंटरनेशनल बॉर्डर हो गई इन डिस्ट्रिक्ट्स की। और जो हमारे अदर स्टेट्स हैं इंडिया के, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान हो गया, इधर मध्य प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तो ये सब क्या है, ये हमारे इंडिया के ही स्टेट हैं। तो इनसे भी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर बन रही है ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं लखनऊ जो है वो हमारे यूपी की राजधानी है, ये तो सभी को पता ही होगा। इसी के साथ साथ जो आसपास के और भी ज़िले हैं, इन सभी के बारे में आप देख सकते हैं। अगर आपकी भी इनमें से कोई लोकेशन है तो अपने डिस्ट्रिक्ट के आसपास भी देख सकते हैं। पूछा जा सकता है कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट उठा करके कि इसकी बॉर्डर कौन से डिस्ट्रिक्ट से नहीं लगती है या किससे लगती है। मान लीजिए हमने कन्नौज उठा लिया और कन्नौज में आप देख सकते हैं कन्नौज की बॉर्डर लग रही है हरदोई से, इधर उन्नाव से जरा से टच होती है, कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद। इस तरीके से आपको दिमाग में ये पूरा मैप सेट करना है कि कहाँ पर क्या चीज़ें लोकेटेड हैं, कैसा भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। ठीक है, तो हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया उत्तर प्रदेश के मैप के बारे में। यहाँ पर हमें ये पता चला कि कौन कौन से बॉर्डर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट होते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेशनल में स्टेट की बॉर्डर बनाते हैं।
अब यहाँ के जितने भी इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जस्ट लाइक कृषि, यहाँ की जनसंख्या, जातियाँ जो हैं, जनजातियाँ हैं, और यहाँ का सब कुछ हम लोग जानेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ के ऐतिहासिक परिचय भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे हैं यहाँ के ज्योग्राफी से, इसलिए हम पूरे स्टेट का ज्योग्राफिकल डिवीज़न पहले जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ पे कैसी मिट्टी है, कहाँ पर भाबर तराई का एरिया है और कहाँ पर मैदानी क्षेत्र है। इन सभी के बारे में आइए जानते हैं। तो इस फिगर में आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये यूपी का जो डिवीज़न है, ज्योग्राफिकल डिवीज़न, इसमें हम लोग क्या क्या देख पाते हैं। सबसे ऊपर वाला रीजन जब आप देखेंगे, ये ग्रीन वाला, ये आपका भाबर का क्षेत्र है। उसके बाद रेड वाला रीजन है तराई का क्षेत्र। अभी हम लोग जानेंगे कि भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है। पहले आप फिगर में देख लीजिए कहाँ पर ये लोकेटेड है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो बीच में आपको ब्लू कलर का दिखाया गया, ये गंगा का मैदानी भाग है, गंगा यमुना का प्लेन है। उसके बाद जो नीचे ग्रीन कलर से दिखाया गया, लाइट ग्रीन कलर से, ये पठारी भाग है पूरा। यहीं पर विंध्य पर्वत पहाड़ियाँ सब मिलती हैं और दक्षिण का पठारी भाग ये कहलाता है। तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमारा था, भाबर वाला क्षेत्र, जिसे आप ग्रीन कलर से देख सकते हैं सबसे ऊपर। इसके बारे में जानते हैं कि भाबर क्षेत्र क्या होता है। लेकिन भाबर क्षेत्र जानने के पहले आपको शिवालिक श्रेणी जाननी होगी। तो शिवालिक श्रेणी क्या होती है? देखिए, जब हम लोग हिमालय को पढ़ते हैं तो हिमालय कुछ इस तरीके से, जैसे हम अपने इंडिया का मैप कुछ देखें कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इंडिकेटिंग बना रही हूँ मैं, तो ये ऐसे है। तो यहाँ पर जैसे जब हम लोग हिमालय पढ़ते हैं तो हिमालय के कई सारे डिवीज़न पढ़ते हैं। पहला हमारा ट्रांस हिमालय है, फिर ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय है, फिर लास्ट में पड़ती है शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज के जस्ट नीचे जो स्टार्ट होता है ना, ये यहीं पे हमारा यूपी है। और शिवालिक रेंज के जस्ट नीचे जो है, वो जो नीचे का एरिया है, ज्योग्राफिकल कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो उसे हम लोग भाबर का क्षेत्र कहते हैं। इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो भाबर क्षेत्र है, ये शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में यानी जस्ट नीचे स्थित है। इसका निर्माण बड़े बड़े बोल्डरों व कंकड़ पत्थरों से हुआ है, जिसके कारण यहाँ की नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं। देखिए, नॉर्मल सा जान लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है, पहाड़ के जस्ट नीचे क्या होता है कि जस्ट नीचे मैदान नहीं स्टार्ट होते, पहले कुछ कंकड़ पत्थर वाला पथरीला इलाका होता है। क्योंकि छोटी नदियाँ जब आती हैं तो अपने साथ बहुत सारा अवसाद बहा करके लेके आती हैं। तो वो जो अवसाद होते हैं उनमें कंकड़ पत्थर, मिट्टी सब कुछ शामिल होता है। तो वो कंकड़ पत्थर में जब नदियाँ आती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, विलुप्त हो जाती हैं। क्योंकि पानी जो होता है, मान लीजिए ये 2-3 कंकड़ हैं इस तरीके से, तो इनके बीच में जो गैपिंग होती है उसमें पानी इंटर कर जाता है और ज़मीन के नीचे नीचे से पानी आ जाता है, यानी नदियाँ अदृश्य हो जाती हैं। अब ये एरिया कहाँ से कहाँ तक का है? देखिए, सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक। आप इस मैप में देख पा रहे होंगे, ये रहा सहारनपुर ज़िला सबसे टॉप पे आपका, और ये है नीचे कुशीनगर। तो सहारनपुर से लेकर के पूरा कुशीनगर तक आपका पड़ता है भाबर का एरिया। ठीक है, कुशीनगर तक आपका भाबर का एरिया पड़ता है, यानी ये पूरा रीजन जो है हमारा, ये रीजन ये आता है आपके भाबर के एरिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इसकी चौड़ाई दी गई है, पश्चिम में 35 किलोमीटर और पूर्व में 4-5 किलोमीटर रह जाती है। इससे हमें पता चलता है कि जो भाबर का इलाका है उसकी चौड़ाई हमारे वेस्ट साइड में ज़्यादा है और यहाँ ईस्टर्न साइड आते आते इसकी चौड़ाई काफ़ी कम हो जाती है। आगे देखिए, इस क्षेत्र की भूमि ऊबड़ खाबड़ है, जो कृषि के लिए अनुपयुक्त है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाबर के क्षेत्र में क्या कृषि की जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए कंकड़ पत्थर का इलाका है, यहाँ पर नदियाँ नीचे से होकर बहती हैं और यहाँ पर कोई भी खेती नहीं की जा सकती है, तो कृषि के लिए अनुपयुक्त क्षेत्र है। अब आता है इसके जस्ट नीचे तराई का क्षेत्र। तस्वीर में आप देख सकते हैं तराई का क्षेत्र जो है वो रेड रीजन से दिखाया गया है। देखिए, जो तराई का क्षेत्र है वो भाबर के जस्ट साउथ में है। तो तराई का क्षेत्र जो है भाबर से किस तरीके से अलग है? देखिए, भाबर की तरह यहाँ पर रोड़े पत्थर नहीं पाए जाते। इसके अलावा यहाँ पर ज़मीन जो है वो थोड़ी ही गहराई पर ज़मीन से पानी निकल आता है। यहाँ की हवा जो है उसमें नमी रहती है और नम, या जिसे हम लोग तर कहते हैं ना, पानी से अगर कोई भी क्षेत्र घिरा हुआ है या पानी से सराबोर है तो उसको हम तर कहते हैं। इसी वजह से इसका नाम तराई है। ठीक है, तो तराई क्षेत्र इसी वजह से ये कहलाता है। यहाँ पर हवा में बहुत ज़्यादा नमी रहती है। ये इस भाग का जो मौसम है वो मैदानी और पठारी भागों की तुलना में कम गर्म रहेगा, क्योंकि हवा में यहाँ पर नमी है और मैदानी भाग से ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होती है तराई वाले क्षेत्र में, इसलिए मलेरिया वगैरह यहाँ पर काफ़ी फैलता है। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में स्थित है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से हुआ है। इसका विस्तार भाबर के समानांतर है, जैसा कि हमने अभी फिगर में भी देखा।
यह समतल क्षेत्र होने के कारण यहाँ नदियाँ पुनः प्रकट हो जाती हैं। जो नदियाँ भाबर में विलुप्त हो गई थी वो तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट हो जाती हैं, यानी कि पुनः हमें पानी देखने को यहाँ पर मिल जाता है। बारिश अधिक होने के कारण यहाँ पर नम और दलदली क्षेत्र पाए जाते हैं, और शादी मृदा के कारण तराई क्षेत्र कृषि के लिए संपन्न माना जाता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस हमने क्या जाना कि भाबर में हम खेती नहीं कर सकते, तराई वाले रीजन में खेती की जा सकती है। तो यहाँ से हम कंक्लूज़न क्या निकालते हैं कि यूपी का जो भाबर और तराई वाला रीजन है वो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव के साथ साथ ही एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मछली पालन यहाँ पे अच्छा होगा, पर्यटन के लिए अच्छा है ना, क्योंकि ठंडा इलाका है। मैदानी क्षेत्र और पठारी क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो टूरिज़्म के लिए यहाँ पर आकर्षित होंगे। खाद्यान्न के लिए अच्छा है, और इन्वायरमेंटल किस तरीके से, क्योंकि यहाँ जैव विविधता बहुत अच्छी पाई जाएगी, औषधि पौधे मिलेंगे, जीव जंतु मिलेंगे तरह तरह के, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न हो जाता है। इसके बाद देखिए यूपी की जो मृदा है उसका वितरण हम लोग जान लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मृदा पाई जाती है। देखिए मृदा के वितरण में अगर हम लोग बात करें तो भाबर वाले रीजन में भाबर मृदा, और तराई वाले रीजन में तराई मृदा पाई जाएगी, और उसके नीचे जो मैदान हमारा स्टार्ट होता है वहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। सबसे नीचे आप आएंगे जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि बुंदेलखंड वाला रीजन है, विंध्यन रीजन है, विंध्यन पर्वत जहाँ पे पाए जाते हैं तो वहाँ पर विंध्यन मृदा पाई जाएगी। बुंदेलखंडी मृदा पाई जाएगी, और आरावली रेंज जो थोड़ी सी पड़ती है उसमें आरावली मृदा पाई जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कभी ये क्वेश्चन नहीं बनेगा कि कहाँ पे कौन सी मृदा है, बट इनके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो देखिए मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मिलने वाला असंगठित पदार्थों की एक परत होती है जो चट्टानों के विखंडन या वनस्पति अवसादों के योग से बनती है। जो हमारी अर्थ होती है, इस अर्थ के सबसे ऊपरी लेयर में जो हमें छोटे छोटे कण मिलते हैं वो मिट्टी के कण होते हैं। असंगठित पदार्थों की एक परत होती है, ये चट्टानों के विखंडन से भी बन सकती है और जितने भी वनस्पति अवसाद हैं उनसे भी मिलकर के बन सकती है। पहाड़ों के द्वारा बहाकर भी लाई गई होती है जो जम जाती है हमारे पूरे एरिया में। तो अलग अलग तरीके की मिट्टियाँ होती हैं। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो हमारा रीजन है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भाबर वाला रीजन है, तो भाबर वाले रीजन में जो है भाबर मृदाएं पाई जाएंगी। इसके बाद जो ब्लू कलर से दिखाया गया तराई रीजन की मृदा है, ये पूरा जो गंगा यमुना का मैदानी इलाका है यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाई जाएगी। इसके बाद कुछ यहाँ पर राजस्थान से लगा हुआ रीजन है, इसलिए मरुस्थलीय या रेतीली मृदा। फिर यहाँ पर काली मिट्टी या लाल मिट्टी पाई जाएगी, और इधर जो विंध्यन रेंज है वहाँ पर विंध्यन क्षेत्र की मृदा पाई जाएगी जो लाल पीली प्रकार की मिट्टी होगी। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि भाबर मृदा क्या है। इसका निर्माण हिमालय की नदियों के भारी निक्षेप से होता है। जलोढ़ प्रकृति के होने के कारण ये कंकड़ पत्थर मोटे बालू से युक्त होती है। जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पर खेती नहीं हो सकती है, कंकड़ पत्थर जैसी मिट्टी होती है, तो उसे भाबर मृदा कहते हैं। इसके बाद तराई क्षेत्र की जो मृदा होगी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, जिसमें गन्ना, चावल, गेहूँ आदि मुख्य फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद उसके नीचे जैसे ही हम आते हैं तो हमारा जो गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जलोढ़ मृदा मोस्ट ऑफ द क्षेत्र में यही पाई जाती है। जलोढ़ में भी दो प्रकार की मिट्टियां हैं, एक बांगर है और एक खादर है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बांगर जो होते हैं पुराने जलोढ़ के निक्षेप होते हैं, और खादर जो होते हैं वो नवीन जलोढ़ के निक्षेप होते हैं। देखिए खादर जो होती है वो ऐसी मिट्टी है जो नदियों द्वारा बहा करके लाई गई और हर साल एक नई परत वहाँ पर जम गई, यानी हर साल मिट्टी की परतों में परिवर्तन होता रहे। तो ऐसी मिट्टी खादर होगी और वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगी। लेकिन बांगर ऐसी मिट्टी होती है जो सालों साल से वही मिट्टी पड़ी हुई है, उसमें कोई भी परिवर्तन ज़्यादा नहीं हुआ है। नदियाँ आई बट कुछ खास परिवर्तन नहीं कर पाई, तो वो मिट्टी बांगर होती है। कहने का मतलब कम उपजाऊ, तो उसे हम बांगर कहेंगे। जलोढ़ के ही दोनों प्रकार हैं, बट एक बांगर है और एक खादर है। खादर मिट्टी जो होती है वो नई होती है। नई क्यों होती है? क्योंकि नदियाँ उनमें परिवर्तन करती रहती हैं, हर साल एक नई मिट्टी की परत वहाँ पर आकर के जमा देती हैं, इसलिए वो खादर है। तो खादर उपजाऊ, बांगर कम उपजाऊ। इस तरीके से जलोढ़ मृदा को भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं विंध्य क्षेत्र की मृदा कौन सी है। आपके यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिए गए जैसे कि मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, इन क्षेत्रों में आपकी विंध्य क्षेत्र की मृदा पाई जाती है। और कौन कौन सी अनाजों के लिए ये उपयुक्त है? दाल, तिलहन और जो जितने भी मोटे अनाज हैं उनके लिए ये उपयुक्त मृदा है। बुंदेलखंड क्षेत्र की जो मृदा है उसमें काली मिट्टी, लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, इसके लिए जानी जाती है। इसी के साथ साथ जो लाल मिट्टी होती है इसमें गेहूँ, चावल, बाजरा ये सभी फसलें उगाई जा सकती हैं।
फिर कुछ रीजन अरावली का पड़ता है जो आगरा और मथुरा ज़िले के साइड है, जो राजस्थान से हमारा बॉर्डर लगता है। तो आगरा ज़िले के कुछ क्षेत्रों में ये अरावली मृदा भी पाई जाती है। वहाँ पर चंबल नदी है। अभी नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे तो डिटेल से जानेंगे कि कहाँ पर कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सी नदी है, कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ पर जा कर के गिरती है, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो बेसिक सा आइडिया आप ये ले लीजिए कि आगरा के क्षेत्र जो है, जो हमारा एमपी वाला और राजस्थान और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर चंबल नदी बहती है और उसकी कई सारी सहायक नदियाँ हैं। तो उस क्षेत्र में अरावली मृदा पाई जाती है। इस तरीके से कंक्लूज़न में हम ये कह सकते हैं कि यूपी की जो मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है और बहुत सारी फसलों के लिए, खनिजों के लिए इम्पॉर्टेंट एरिया है। अब हम लोगों ने मिट्टी के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पर हम लोग मिट्टी के अपरदन के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर मृदा का अपरदन होता है और उसके प्रभावी क्षेत्र क्या हो सकते हैं, उत्तरदायी कारक क्या हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। देखिए, जो भाबर और तराई का क्षेत्र है ये प्रभावित रहेगा क्योंकि नदियाँ जो हैं लगातार यहाँ पर मिट्टी का अपरदन करेंगी और भी कई सारे रीज़न हैं। इसके बाद चंबल नदी क्षेत्र जो है, खादर क्षेत्र है, मथुरा आगरा क्षेत्र है। और इन अपरदन के लिए कारक उत्तरदायी कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मानवीय कारक हैं, कुछ प्राकृतिक कारक भी हो सकते हैं। तो और इसका उपाय क्या हो सकता है कि आर्थिक संवर्धन के लिए इसका जो निवारण किया जा सकता है वो किस प्रकार से किया जा सकता है, आइए इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। जल और वायु द्वारा मृदा के कटाव के कारण मृदा अपरदन की स्थिति उत्पन्न होती है। देखिए, अपरदन क्या है, एक तरीके से मिट्टी का कटाव है, इरोजन जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। तो जल और वायु द्वारा मृदा के कटाव के कारण मृदा अपरदन की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे मृदा की जो सबसे ऊपरी परत है, जो सर्वाधिक उपजाऊ होती है, उसका क्या होता है, लगातार क्षरण होता जाता है, वो कटती जाती है। उत्तर प्रदेश में मृदा अपरदन के विभिन्न क्षेत्र हैं और जैसे कि हम लोग देखते हैं, पहला रीजन भाबर और तराई का रीजन है। जलीय अपरदन से प्रभावित होता है क्योंकि ज़्यादातर यहाँ की मिट्टी को जो क्षरित करती है वो नदियाँ ही होती हैं और ये एरिया आपका लखीमपुर खीरी, बहराइच, कुशीनगर, ये सारे एरिया इससे प्रभावित हैं। इसके बाद में आ जाता है चंबल नदी क्षेत्र। ये जो है अवनलिका अपरदन से प्रभावित होती है। यू और वी आकार की घाटियाँ यहाँ पर निर्मित होती हैं। हम लोग जानेंगे नदियों में कि किस प्रकार से ये नदियाँ जो हैं घाटियों का निर्माण करती हैं, किस प्रकार से ये अवनलिका अपरदन करती हैं। अभी सिर्फ आप क्षेत्र जान लीजिए कि चंबल नदी क्षेत्र जो है वो आपका अवनलिका अपरदन से प्रभावित रहता है। खादर क्षेत्र बाढ़ अपरदन से प्रभावित होता है क्योंकि देखिए, खादर की मिट्टी ही एक ऐसी मिट्टी होती है जिसमें ज़्यादातर नदियाँ क्या करती हैं, हर साल एक नई परत मिट्टी में बनाती हैं, ये मिट्टी का अपरदन करती जाती हैं। तो इस तरीके से ये खादर क्षेत्र निर्मित होता है। एग्जाम्पल के लिए हम गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, बाराबंकी, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को ले सकते हैं। फिर मथुरा आगरा क्षेत्र जो है ये वायु अपरदन से प्रभावित होता है क्योंकि ये राजस्थान से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ये क्या रहेंगे, ज़्यादातर यहाँ पर वायु का अपरदन होता है, जैसे कि हम लोग मरुस्थली क्षेत्र में भी देखते हैं, वायु अपरदन से ही यहाँ की मरुस्थली मिट्टी जो है वो प्रभावित रहती है। इसलिए मथुरा आगरा का क्षेत्र वायु अपरदन से प्रभावित रहेगा। इसके बाद लास्ट में है परत अपरदन। समतल खेतों में उर्वरता धीरे धीरे कम होती जाती है। एग्जाम्पल के लिए बुलंदशहर का एरिया देख सकते हैं, बदायूं है, लखनऊ है, इन सभी में परत अपरदन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर में भी कौन कौन से एरिया कहाँ कहाँ से प्रभावित हैं। जैसे जलीय अपरदन से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, भाबर और तराई का मैदान हो गया। इसके बाद ये जो पॉइंट आपको दिए गए हैं ये बाढ़ अपरदन से प्रभावित क्षेत्र हैं बीच बीच के। अवनलिका अपरदन से ये चंबल वाला पूरा रीजन हो जाएगा। वायु अपरदन से मथुरा और आगरा वाला रीजन हो जाएगा। परत अपरदन से ये पूरा एरिया हो जाएगा प्रभावित। इस तरीके से जो सॉइल इरोजन से प्रभावित एरियाज़ हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर जान लिया। अब मिट्टी के अपरदन के लिए कौन कौन से कारक हैं जो कि उत्तरदायी होते हैं। देखिए, हर चीज़ का कुछ ना कुछ नेचुरल रीज़न होता है तो कुछ आर्टिफिशियल यानी मैन मेड रीज़न भी हो सकते हैं। जैसे कि मानवीय कारक क्या क्या हो सकते हैं, वनों की कटाई की वजह से भी अपरदन होता है, बहुत ज़्यादा पशुचारण की वजह से भी अपरदन होता है, असंरचना निर्माण कार्य, खनन कार्य जितने भी हो सकते, जैसे बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा खनन कार्य होता है, इस वजह से भी मिट्टी का अपरदन होता है। बहुत ज़्यादा सिंचाई की वजह से भी, जैसे वेस्टर्न यूपी के एरिया में सिंचाई की वजह से ही मिट्टी का अपरदन होता रहता है। प्राकृतिक कारण क्या हो सकते हैं, बाढ़, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, जैसे तराई क्षेत्र में बाढ़ की वजह से नदियाँ अगर बहुत ज़्यादा पानी लेकर के आएंगी तो उससे भी मिट्टी का अपरदन होगा। मथुरा और आगरा वाले रीजन में हम लोगों ने पढ़ा ही था कि मिट्टी का अपरदन जो है वो वायु के द्वारा होता है। तो प्राकृतिक कारण है ये सभी जिनकी वजह से मिट्टी का अपरदन हो सकता है। अपरदन के क्या नुकसान हैं, देखिए, जो मिट्टी की ऊपरी परत है अगर वो उपजाऊ है और उसका अपरदन हो जाएगा तो मिट्टी क्या हो जाएगी, अनुपजाऊ हो जाएगी। तो इसलिए इसको रोकना भी ज़रूरी है।
मिट्टी के अपरदन की वजह से कई सारे प्रभाव पड़ सकते हैं। सामाजिक प्रभाव हैं, जैसे गरीबी आ सकती है। अगर खेती नहीं होगी अच्छी तो गरीबी उस क्षेत्र में आ जाएगी, भुखमरी आ जाएगी, प्रवास की समस्या बनेगी। और जैसे बुंदेलखंड आपका जीता जागता उदाहरण है इस चीज़ का। आर्थिक प्रभाव क्या पड़ सकते हैं कि किसी क्षेत्र में कमी आ जाएगी, आर्थिक विषमताएँ आ जाएंगी क्षेत्र में। पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो सकते हैं, जैव विविधता में कमी होगी। अगर मिट्टी का अपरदन होगा, अच्छी फसल नहीं होगी, अच्छा पशुचारण नहीं होगा, जीव जंतु वहाँ के प्रभावित होंगे, तो इस तरीके से जैव विविधता में भी कमी आएगी। इसलिए मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए मृदा के संरक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और इसका कार्य उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम द्वारा किया जाता है। वर्तमान में सरकार द्वारा विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश सौडिक भूमि सुधार प्रोजेक्ट 3 चलाया जा रहा है, जो कि भविष्य में एक प्रभावी कदम साबित हो सकता है मिट्टी के संरक्षण के लिए।